गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हिंदी का टॉपिक देखेंगे समास। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी का। पहले हम इसके अर्थ के बारे में देखते हैं। समास का अर्थ होता है छोटापन या संक्षिप्तीकरण, यानी किसी भी शब्द को छोटा रूप दे देना समास कहलाता है। जैसे कि उदाहरण में दिया गया है हमारा शिव का आलय। इसमें 3 वर्ड हैं, हमारे 3 शब्द हैं और इनका छोटा रूप बना दिया शिवालय। अर्थ इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, इसका मतलब भी शिव का घर और इसका मतलब भी शिव का घर है, लेकिन ये इसका विग्रह रूप है, बड़ा रूप है, विस्तृत रूप है, लेकिन इसको हमने छोटा बना दिया। तो इसका जो संक्षिप्तीकरण है वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने नए शब्दों को समास कहते हैं। समास क्या होता है? 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने नए शब्द, है ना। जैसे शिवालय था हमारा, ये शिव और आलय 2 शब्दों से मिलकर के बना, तो ये क्या है? हमारा समास है ना। जिन नए शब्दों का निर्माण होता है उन्हें समस्त पद कहते हैं। समस्त पद के पहले पद को पूर्व पद, जबकि अगले पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में है शिव प्लस आलय बराबर शिवालय, यानी शिव पूर्व पद है, आलय उत्तर पद यानी बाद का पद, और शिवालय बना हमारा समस्त पद। यानी शिवालय पहला वाला जो पद है उसको पूर्व पद या पहला पद बोलते हैं, बाद वाले को उत्तर पद, और इन दोनों को मिला करके जो बना हमारा वो हमारा समस्त पद कहलाता है। अब समास के भेद। समास के भेद हमारा अव्ययी समास है, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। द्विगु समास और कर्मधारय समास ये हमारे तत्पुरुष समास के ही अंतर्गत आते हैं। कहीं कहीं 6 भी इसके भेद दिए गए होते हैं कि समास के 6 भेद होते हैं, लेकिन मेन अगर देखा जाए तो समास के कितने प्रकार हैं, मतलब कितने भेद हैं? 4। अव्ययीभाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही हमारे द्विगु समास और कर्मधारय समास आते हैं। अभी हम समास के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, देखेंगे, पहचानेंगे कि कैसे कैसे किस में कौन सा समास है ना। तो पहला है हमारा अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, इसकी पहचान क्या है? देखिए, जिस पद का यानी जिस समास का पहला पद पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। यानी पहला पद जिसका प्रधान हो वो हमारा क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है। इसकी एक पहचान भी है कि जो पहला पद होता है वो क्या होता है? अव्यय होता है, और क्या होता है? उपसर्ग होता है कोई। जैसे अनु है, आ है, प्रति है, भर है, यथा है, हर आदि, ये आपको दिखाई देंगे, है ना। कौन से पद में? पहले पद में। जैसे उदाहरण है इनके, प्रतिदिन, प्रति दिया हुआ है तो प्रति क्या है? हमारा उपसर्ग है। यथा शीघ्र, है ना, तो ये क्या है? हमारे उपसर्ग है। तो अव्ययीभाव समास की पहचान हो गई कि जिसका पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है या कोई उपसर्ग होता है ना, वो हमारा कौन सा होता है? अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, यानी ना तो जिसका पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, इनमें से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उनमें बहुव्रीहि समास होता है। जैसे उदाहरण है हमारा नीलकंठ, है ना। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, है ना, इसका अर्थ है नीला है कंठ जिसका। तो नीले कंठ वाला कौन है? भगवान शिव, है ना। तो इसमें तीसरा पद प्रधान हुआ, ना तो नील और ना ही कंठ, इनमें से दोनों में से कोई भी हमारा क्या नहीं है? प्रधान नहीं है, क्योंकि इसका तीसरा अर्थ निकला हमारा शिव। ऐसे ही चक्रपाणी, चक्र
पाणी मीन्स धारण करने वाला, चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात पाणी मीन्स बोलते हैं हाथ को, जिसके हाथ में चक्र है उस वो किसको बोलते हैं, विष्णु भगवान को, है ना। तो इसमें ना तो चक्रमैन है ना पाणी, क्या है, तीसरा अर्थ निकला विष्णु भगवान, यानी चक्र को धारण करने वाले विष्णु भगवान। तो जिसका अर्थात्मक अर्थ निकले अर्थात तीसरा पद प्रधान हो, वो हमारा क्या होता है, वहाँ हमारा बहुव्रीहि समास होता है ना। इसमें कर्मधारय समास हम आगे पढ़ेंगे, उसमें वो बहुव्रीहि समास में थोड़ी सेम सिमिलियर से लगते हैं, लेकिन अगर हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें हमें डिफरेंस पता लग जाएगा, है ना। इसमें लेकिन बहुव्रीहि समास की यही पहचान है कि इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। नेक्स्ट है हमारा द्वंद्व समास। देखिए नाम से ही हमें लग रहा है कि जिसके बीच में द्वंद्व होता है, द्वंद्व समझते हो, लड़ाई होती है ना। तो जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हों और विग्रह करने पर और आए, एवं आए, या आए अथवा शब्द लगता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। पहचान है दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह एक दूसरे का विलोम होना और दोनों पद प्रधान, यानी इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे उदाहरण है हमारे रात दिन, नर नारी। देखिए रात और दिन के बीच योजक चिन्ह भी हैं, है ना। और रात का अपोजिट होता है हमारा, रात का विलोम क्या होता है, दिन, नर का नारी, है ना। तो ये विलोम भी है, और नर का पूरक क्या होता है, नारी, है ना। तो जिनको एक दूसरे के पूरक भी होते हैं, ये विलोम भी होते हैं, योजक चिन्ह द्वारा जुड़े हुए होते हैं। और बीच में जैसे रात और दिन, इनका विग्रह करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, रात और दिन, इनके बीच में क्या शब्द आएगा, और, है ना। तो इसकी यही पहचान है, इनके बीच में योजक चिन्ह लगे हुए होते हैं, विग्रह करने पर और, एवं, या, अथवा शब्द आते हैं ये, है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद भी बाद का, अर्थात प्रथम पद गौण होता है एवं उत्तर पद की प्रधानता होती है। वह समास करते वक्त बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। इस समास में आने वाले कारक चिन्हों को से, के लिए, से, काकी के, में, पर आदि का लोप होता है। जैसे रथ चालक, है ना, अर्थात रथ को चलाने वाला। अब देखिए ये है रथ को चलाने वाला, तो इसमें हमने ये विग्रह करा हुआ है, ये बड़ा रूप है इसका। तो इसमें ये को जो है वो क्या है, हमारी विभक्ति है ना, कारक चिन्ह है, ठीक है। ये हमारा क्या है, कारक चिन्ह है। और इसको यदि हम समास बनाएंगे तो रथ को चलाने वाले को क्या बोलेंगे हम, रथ चालक। तो इसमें को जो है वो हट गया, है ना, विभक्ति का लोप हो गया, है ना। कारक चिन्हों का लोप हो जाए जिनमें, वो क्या कहते हैं, विभक्ति का लोप हो जाता है, वो हमारे तत्पुरुष समास कहलाते हैं। और हम पहचानेंगे कैसे, कोई भी शब्द है ना, उसमें यदि हम उसका विग्रह कर रहे हैं और उसमें हमारे को, से, के लिए, से, काकी के, में, पर, ये सब विभक्ति आ रही हैं, तो क्या होगा, वो तत्पुरुष समास होगा। जैसे रेखांकित, रेखांकित शब्द है, ये इसका विग्रह करेंगे तो आएगा इसका रेखा से अंकित, है ना, क्या आएगा, रेखा से अंकित। तो से क्या है हमारी, ये हमारी कारक चिन्ह है, ये विभक्ति है, तो इसलिए क्या हो गया हमारा तत्पुरुष समास। द्विगु समास, नेक्स्ट है हमारा द्विगु समास। देखिए जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह का समाहार का ज्ञान होता है ना, यानी जिसमें समूह के बारे में बात की जाती है। उदाहरण है इसके चौराहा। अब इसमें दो पद हैं, एक तो चौ, एक राहा। तो जो चौ का मतलब क्या होता है, चार, और राह में इस राहें। तो जो चार राहें हैं, तो पहला पद क्या है, संख्यावाचक है, क्योंकि इसमें चार की बात की जा रही है ना। तो ये हमारा क्या है, चौराहा द्विगु समास है। सप्ताह है, ये 7 दिनों के समूह की बात की जा रही है, इसलिए इसमें क्या है, द्विगु समास है ना। नेक्स्ट है हमारा कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, यानी बाद वाला प्रधान हो, तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमेय व उपमान व उपमेय
अथवा विशेषण विशेष का संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे परमानंद, परम है जो आनंद। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, यानी जिसका पहला पद क्या हो, विशेषण हो, और दूसरा विशेष्य। विशेषण क्या होता है, विशेषता बताने वाले शब्द, और विशेष्य क्या होते हैं, जिनकी विशेषता बताई जाती है। तो जो उत्तर पद की जो पद पहले आकर के विशेषता बता दे वह क्या कहलाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। तो परम क्या है, परम जो है विशेषण है और आनंद हमारा क्या है, विशेष्य है ना। इसकी पहचान है, विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में हैं, जो के, समान आदि आते हैं। यानी जैसे देखेंगे परमानंद, परम है जो आनंद, तो है जो आया, क्रोध अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, है ना। तो इसमें क्या है, कर्मधारय समास, और पहचान इसकी यही है कि पहला पद इसका विशेषण होता है।